आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की जिसमें एक छोटे से शांत गांव की दीवारों के पीछे छुपा है 20 साल पुराना काला राज, जहां एक परिवार का बेरहमी से कत्ल होता है और पीछे छूट जाता है सिर्फ एक मासूम बच्चा, जिसकी रोने की आवाज पूरे गांव की खामोशी चीर देती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सच में उस पिता ने अपने ही परिवार को मारा है या फिर कोई और था जिसने सब कुछ ऐसे रचा कि सारा इल्जाम उसी पर आ गया। एक फेडरल एजेंट अपने बचपन के दोस्त की मौत की सच्चाई जानने लौटता है अपने गांव में, जहां हर चेहरा कुछ छुपा रहा है, हर मुस्कान में है एक डर और हर याद के पीछे है झील के पानी में डूबी हुई एक सच्चाई। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रहस्यमय सफर पर निकलने के लिए, जहां हर जवाब के साथ खुल जाएगा एक नया जख्म। तो चलिए अब समय को और ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ड्राई। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के एक शांत से इलाके से होती है। कैमरा धीरे धीरे एक घर की ओर बढ़ता है जहां कुछ ही समय पहले एक भयानक मर्डर हुआ है। हर तरफ खून के निशान फैले हुए हैं और घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी हमें पालने में रखा एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो जोर जोर से रो रहा है। अब ये साफ है कि इस हादसे में वही अकेला जिंदा बचा है। जमीन पर पड़ी लाशें बताती है कि किसी ने पूरे परिवार को बहुत बेरहमी से मारा है। इसके बाद कहानी कट होती है एक फेडरल एजेंट पर जिसका नाम है एरन। सुबह का वक्त है, वो उठकर तैयार हो रहा है। तभी उसके सामने अखबार आता है और तभी उसकी नजर एक खबर पर टिक जाती है, उसके होम टाउन में हुए एक ट्रिपल मर्डर पर। अब खबर को पढ़ते ही एरन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि मरने वाला आदमी उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ल्यूक था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि ल्यूक ने पहले अपनी पत्नी कैरन, फिर अपने बेटे बिली को मारा और आखिर में खुद को गोली मार दी। यह पढ़कर एरन गहराई से हिल जाता है। तभी उसका फोन वॉइसमेल नोटिफिकेशन दिखाता है। ल्यूक के पिता जेरी का मैसेज है। उन्होंने एरन को खबर दी है कि ल्यूक अब नहीं रहा और उससे अनुरोध किया है कि वो उसके अंतिम संस्कार में जरूर आए। एरन कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहता है, फिर उसकी नजर एक पोस्ट कार्ड पर पड़ती है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, एरन कितना बड़ा झूठा है। ये लाइन उसे अंदर तक झकझोर देती है, इसलिए वो ज्यादा सोच विचार नहीं करता है और तय करता है कि वो अपने पुराने गांव वापस जाएगा। गांव पहुंचने पर उसे वहां की बदहाली साफ नजर आती है। खेत सूखे पड़े हैं, पानी की किल्लत है और लोग निराश हैं। थोड़ी देर के बाद वो चर्च पहुंचता है जहां ल्यूक और उसके परिवार का फ्यूनरल हो रहा है। पादरी ल्यूक की याद में कुछ अच्छे शब्द बोलता है जहां उनके परिवार की तस्वीरें दिखाई जाती है। तभी एक स्लाइड में 4 किशोरों की तस्वीर आती है, 2 लड़के और 2 लड़कियां। ये चारों हैं एरन, ल्यूक और उनकी गर्लफ्रेंड्स ईला और ग्रेचा। ये तस्वीर देखते ही एरन पुराने दिनों में चला जाता है। कैमरा फ्लैशबैक में जाता है जहां झील के किनारे ये चारों दोस्त मस्ती कर रहे हैं, ये पानी में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। पर ये खुशियों का पल ज्यादा देर नहीं टिकता है और कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। यहाँ एरन की मुलाकात होती है ग्रेचा से। वो धीरे से उससे पूछती है, क्या ल्यूक से तुम्हारी कोई बात हुई थी? जिस पर एरन सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, बहुत समय से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। ग्रेचा उदास होकर कहती है, तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए था, वो तुम्हें मिस करता था। एरन चुप रहता है। शायद उसे पछतावा हो रहा है कि उसने अपने दोस्त से सालों से कोई बात नहीं की है। थोड़ी देर के बाद दोनों दोबारा चर्च के अंदर आते। ल्यूक के माता पिता सबका धन्यवाद कर रहे हैं। तभी एक आदमी गुस्से में उठता है और सबके सामने कहता है, क्या तुम सब पागल हो गए हो? ये कैसी बात कर रहे हो? ल्यूक कोई अच्छा आदमी नहीं था, उसने अपने ही परिवार को मार दिया और खुदकुशी कर ली। ये सुनते ही माहौल भारी हो जाता है और ल्यूक की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। एरन को भी बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। रास्ते में वो अपने पुराने गांव और जगहों को देखने लगता है। जब वो झील के पास पहुँचता है, कहानी दोबारा फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि नदी से ईली की लाश निकाली जा रही है, यानी कि एरन की गर्लफ्रेंड की मौत वहीं पर हुई थी। ये घटना 20 साल पुरानी है। फिर कहानी दोबारा वर्तमान में लौटती है। एरन अब ल्यूक के माता पिता से मिलने जाता है। वहाँ उसकी माँ कहती है कि मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो किसी की जान नहीं ले सकता है और ना ही अपनी। इसके पीछे जरूर कोई सच्चाई छिपी है। तुम एक एजेंट हो, तुम ही सच्चाई को बाहर ला सकते हो। वो एरन से विनती करती है कि वो कुछ दिन गांव में रहकर इस केस की जांच करे। एरन पहले तो मना करता है। वो कहता है कि ये काम लोकल पुलिस का है,
लेकिन तभी ल्यूक के पिता जेरी कहते हैं कि लोकल इन्वेस्टिगेटर बस औपचारिकता निभाएंगे, लेकिन तुम उसके दोस्त थे, तुमसे बेहतर इस चीज को कौन समझेगा। एरन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, लेकिन आगे कहता है कि सबसे पहले जाकर उसके फार्म के फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखो, शायद वहाँ पर कोई सुराग मिल जाए। एरन धीरे धीरे मान जाता है, लेकिन अभी भी उसके मन में शक बाकी है। क्या सच में ल्यूक ने ये सब किया था या किसी ने उसको फंसाया है। एरन ल्यूक के माता पिता के घर से निकलने वाला होता है, तभी जेरी फिर से उसको रोक लेते हैं। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है। वो कहते हैं, बेटा मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन मुझे जानना जरूरी है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। 20 साल पहले एली की मौत हुई थी, लेकिन उसकी असली वजह आज तक किसी को पता नहीं चली। उस वक्त पुलिस ने सबसे पहले तुम लोगों से पूछताछ की थी। तुम और ल्यूक दोनों ने कहा था कि तुम लोग जंगल में शिकार कर रहे थे, लेकिन उस दिन मैंने खुद देखा था कि ल्यूक दूसरी दिशा से भागता हुआ आ रहा था। अब तुम ही बताओ, अगर एली की मौत में ल्यूक का हाथ था तो क्या मुमकिन है कि उसने अपने परिवार को भी मारा होगा। जेरी की ये बात सुनकर एरन कुछ देर तो चुप रहता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है, मैं सच्चाई को जरूर सामने लाऊंगा, चाहे वो जो भी हो। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि चारों दोस्त एरन, ल्यूक, एली और ग्रेचा नदी में नहा रहे हैं। सब मस्ती में हैं, लेकिन माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो जाता है जब ल्यूक बार बार मजाक में एली को पानी में डुबाने लगता है। ग्रेचा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरन कुछ नहीं बोल पाता। वो तो बस चुपचाप देखता रह जाता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती। अब एरन गांव के एक छोटे से होटल में रुकने के लिए पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है उसे महसूस होता है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति उसकी तरफ घूर रहा है। वहीं उसे वो दाढ़ी वाला आदमी भी दिखता है जो फ्यूनरल में भी था। उसका नाम है ग्रांट और उसके बगल में बैठा है उसका पिता मॉल। दोनों एरन को देखते ही गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुमने 20 साल पहले जो किया था वो सबको याद है। तुम झूठे हो और एली के कातिल भी। तभी हमको पता चलता है कि ग्रांट दरअसल में एली का भाई है और मॉल उसके पिता है। दोनों को यकीन है कि एरन ने उस वक्त सच्चाई छिपाई थी और शायद वही एली की मौत की असली वजह था। वो उसको धमकाते हैं कि तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं हो, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। एरन कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ बैठकर उसे फिर से वो पुराना दिन याद आता है जब झील पर ल्यूक एली को परेशान कर रहा था। उस वक्त एरन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ग्रेचा और ल्यूक को अकेला छोड़ देता है। शायद यहीं से सब कुछ बिगड़ गया होगा। अगली सुबह एरन उठते ही अपने ऑफिस में फोन करता है और कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है। अब उसका मकसद साफ है, वो सच्चाई तक पहुँच कर रहेगा। सबसे पहले वो ल्यूक के फार्म पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सार्जेंट ग्रेग से। ग्रेग कहता है कि मैं इस केस में आपकी मदद करूंगा, जो भी जानकारी चाहिए मैं हाजिर हूँ। दोनों रिकॉर्ड्स देखने लगते हैं और फिर साथ में ल्यूक के घर पहुंचते हैं। ग्रेग बताता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुंचा था। दरवाजे के पास मुझे कैरन की लाश मिली, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो बाहर क्यों थी। फिर वो एरन को अंदर ले जाता है और दिखाता है जहाँ छोटे बिली की लाश पड़ी थी। एरन हर कोने को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगता है। इसके बाद वो स्कूल जाता है जहाँ कैरन काम करती थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है प्रिंसिपल स्कॉट से। एरन पूछता है, क्या कैरन किसी परेशानी में थी? स्कॉट कहता है, वो हमेशा नॉर्मल लगती थी, बस कभी कभी पैसों के टेंशन की बात करती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। इतना सुनकर कहानी दोबारा फ्लैशबैक में लौटती। एली एरन को अपना पसंदीदा हॉट स्पॉट दिखाने ले जाती है, एक ऊंची पहाड़ी जहाँ से पूरा गांव दिखता है। वहीं दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आते, जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती। अब एरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां ग्रेग उसे कुछ नए सबूत दिखाता है। वो कहता है, हमें ल्यूक के घर से जो गोलियां मिली है वो रेमिंगटन ब्रांड की है, जबकि ल्यूक हमेशा विंचेस्टर गोलियां इस्तेमाल करता था। यानी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ ल्यूक ने अपनी जान ली थी, एक सूखा मैदान जहाँ वो अक्सर खरगोशों का शिकार किया करता था। वहाँ उनका सामना होता है जमी नाम के पड़ोसी से। एरन उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन क्या हुआ था जब ल्यूक की मौत हुई थी? और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती, जहां अब हर व्यक्ति एक शक के घेरे में है और हर राज खुलने पर सच्चाई और पेचीदा होने वाली है।
जेमी से पूछताछ करने पर वो साफ कहता है, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे उस दिन की कोई बात याद है। उसकी झिझक भरी बातें सुनकर एरन समझ जाता है कि यहाँ से उसे कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो सीधा ग्रेचा के पास पहुँचता है। उसे उम्मीद है कि शायद उसे कुछ नया पता चलेगा। वो ग्रेचा से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछता है, जब तुम ल्यूक के साथ रिश्ते में थी, क्या उसने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था या उसने गुस्से में हाथ उठाया था? ग्रेचा बिना सोचे जवाब देती है, कहती है कि कभी नहीं, वो हमेशा बहुत ही नरम दिल और प्यार करने वाला इंसान था। मुझे नहीं समझ आता कि लोग उसके बारे में इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो गहरी सांस लेकर कहती है, असल में ये गांव ही ऐसा है, यहाँ सब एक दूसरे पर शक करते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ किया। सबको पता है कि एली की मौत खुदकुशी थी। उसके घर में बहुत परेशानियां थी, शायद उन्हीं से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। लेकिन उसके बाद जो चिट्ठी मिली उसमें तुम्हारा नाम लिखा था और उसी वजह से लोग आज भी तुम्हें कसूरवार मानते हैं। एरन कुछ नहीं कहता, बस शांत होकर वहाँ से निकल जाता है। उसके चेहरे पर अब एक ठहराव है, जैसे भीतर कुछ बदल रहा हो। वो फिर से ल्यूक के घर पहुँचता है। वहाँ उसे ल्यूक की माँ दिखाई देती है, जो अकेली सफाई कर रही होती है। एरन को देखते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। एरन उन्हें समझाते हुए कहता है, मैंने ल्यूक के फार्म के सारे फाइनेंस देख लिए हैं, वहाँ कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कर्ज या पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुनते ही ल्यूक की माँ और जोर से रोने लगती है। तभी एरन को टेबल पर कुछ किताबें दिखाई देती, जिन्हें कैरन लाइब्रेरी से लाई थी। वो धीरे से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये किताबें वापस कर दूंगा। इसके बाद एरन निकलता है उसी पहाड़ी इलाके की ओर जहाँ कभी एली उसको लेकर आई थी। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि चारों दोस्त एक रात कैंपिंग के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। वो सब लोग मजे में बैठे हुए हैं। तभी ल्यूक मजाक मजाक में चोट लगने का नाटक करता है। सब पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन फिर जब सच्चाई पता चलती है तो एली गुस्सा हो जाती है। वो ल्यूक पर चिल्लाती है कि वो हमेशा ऐसी बचकानी हरकतें क्यों करता है। यहीं से साफ होता है कि एली और ल्यूक के बीच रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। एरन किताब लेकर लाइब्रेरी पहुंचता है ताकि वो उनको वापस कर सके, लेकिन जैसे ही वो किताब को खोलता है उसके अंदर से अखबार की एक पुरानी कटिंग गिरती है, जिसमें उसकी ही तस्वीर होती है, उस वक्त की जब उसने एक बड़ा केस सॉल्व किया था। वो आगे दूसरी किताब देखता है, उसमें से एक रिसिप्ट निकलती है जिस पर लिखा होता है ग्रैंट का नाम, यानी एली का भाई। ये देखकर एरन को ग्रैंट के ऊपर शक होने लगता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और ग्रैंट को बुलवाता है। पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि ग्रैंट गांव में किसानों की जमीन बहुत कम दाम में खरीदने का काम करता है। एरन और ग्रेग, उन दोनों को शक होता है शायद ल्यूक के ऊपर कुछ दबाव बना रहा होगा ताकि वो भी अपनी जमीन इसे कम दाम पर बेच दे। लेकिन जब उससे सवाल किए जाते हैं तो वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो कहता है, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग बेवजह मुझे फंसा रहे हो। क्योंकि एरन और ग्रेग के पास अब कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो ग्रैंट को जाने देते हैं। इसके बाद कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, उसी रात जब ल्यूक ने प्रैंक किया था। उसके बाद एली और ल्यूक के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। ल्यूक उसे कई बार मनाने गया, लेकिन वो हर बार उसको नजरअंदाज करती थी। एक दिन स्कूल में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ल्यूक गुस्से में चला गया। तभी एरन क्लासरूम में पहुंचा और एली को सांत्वना दी। दोनों के बीच बातचीत हुई और एरन ने उसको किस किया। जाते समय उसने एली को एक चिट्ठी दी और कहा कि मुझे शाम को नदी के पास मिलना। एली वो चिट्ठी लेकर चली गई, जिसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एरन जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी कार के ऊपर किसी ने मरे हुए जानवर की लाश रख दी थी और आसपास की दीवारों पर पोस्टर्स चिपके हुए थे जिन पर लिखा हुआ था एरन इज अ किलर। ये सब देखकर एरन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि जिसने भी ये किया है मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है स्कॉट की, यानी स्कूल का प्रिंसिपल। वो कहता है, शांत हो जाओ एरन, चलो मेरे घर चलो। एरन कुछ देर उसको देखता है और फिर धीरे धीरे उसके साथ चल पड़ता है, बिना ये जाने कि अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। ये लोग गाड़ी की सफाई खत्म करते हैं और फिर अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं। यही एरन की मुलाकात होती है स्कॉट की पत्नी से, जो अब भी कैरन की मौत से बहुत दुखी है। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है और इसी दौरान स्कॉट अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि पहले वो और उसकी पत्नी मेलबर्न में रहते थे, लेकिन एक दिन उनके घर में चोरी हो गई और सारे पैसे चले गए।
मजबूर होकर उन्हें गांव आना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया और बच्चों को पढ़ाने लगे, मगर वक्त के साथ उसकी पत्नी की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं, जिसके बाद वो कभी सामान्य नहीं हो पाई। वहीं स्कॉट अब भी मेलबर्न को याद करता है, क्योंकि वहीं उसका बचपन गुजरा था। स्कॉट की बातों से एरन के मन में भी पुराने जख्म हरे हो जाते। उसे वो समय याद आता है जब एली की मौत हुई थी और उसका लिखा लेटर सबके हाथ लग गया था। वही लेटर जिसमें एरन ने एली को नदी के किनारे बुलाया था। उस दिन से ही सबका शक उसी पर टिक गया। लेकिन तभी ल्यूक उसके पास आता है और बोलता है कि अगर वो खुद को बचाना चाहता है तो एक ही रास्ता है, दोनों मिलकर एक झूठी कहानी बनाएं कि वो उस दिन जंगल में शिकार पर थे। एरन ने मजबूरी में हामी भर दी। पुलिस ने तो उनको छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। हर कुछ दिनों में उनके घर के बाहर मरे हुए जानवर फेंके जाने लगे और आखिर में एरन के पिता तंग आ गए और उसे लेकर शहर चले गए। शायद इसी वजह से वो 20 सालों से यहाँ लौटकर कभी नहीं आया था। अब प्रेजेंट में एरन ग्रेचा से मिले जाता है ताकि कैरन के बारे में और पता लगाया जा सके। ग्रेचा उसे स्कूल के फाइनेंस की रिपोर्ट दिखाती है और फिर दोनों पुरानी फोटो एल्बम देखने लगते हैं। इन तस्वीरों में उनके जवानी के दिन कैद है जब वो साथ में खुश हुआ करते थे। इन्हीं तस्वीरों में एरन को एक फोटो दिखती है जिसमें ल्यूक ग्रेचा के बच्चे को गोद में उठाए हुए हैं। एरन हैरानी से पूछता है, क्या ये बच्चा ल्यूक का है? ग्रेचा जवाब देती है कि नहीं, लेकिन ये जरूर मानती है कि उसका और ल्यूक का अफेयर था। ये सुनकर एरन भड़क उठता है और कहता है, क्या ल्यूक और उसके परिवार की मौत में तुम्हारा भी हाथ है? ये सुनकर ग्रेचा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि वो उसे दोस्त समझकर सब कुछ बता रही है, लेकिन तुम अब एक पुलिस वाले बन गए हो। जिसके बाद वो उसे घर से निकल जाने को कहती है। एरन गुस्से में बाहर निकलता है और थोड़ी दूर स्कॉट की पत्नी को देखता है। जब वो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो कहती है कि मैं स्कॉट को ढूंढ रही हूँ। तभी स्कॉट वहाँ पर आ जाता है, जो अपनी पत्नी को घर ले जाता है, जहाँ अब एरन पास ही में मौजूद एक बार में चला जाता है और बारटेंडर से पूछता है कि क्या प्रिंसिपल रोज यहाँ पर आता है? जिस पर बारटेंडर कहता है, हाँ, ये अक्सर यहाँ पर आते हैं। उसी वक्त सार्जेंट ग्रेग भी वहाँ पर पहुँचता है, जो बताता है कि स्कॉट सिर्फ शराब ही नहीं पीता बल्कि जुआ भी खेलता है। ये सुनकर एरन को उसके ऊपर भी शक होने लगता है। वो तुरंत ग्रेचा के घर लौटता है। इसके बाद वो स्कूल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को दोबारा ध्यान से देखने लगता है। कैरन जो स्कूल की बुक कीपर थी, उन्हीं खातों को संभाला करती थी। एरन को एक रिकॉर्ड में ऐसी एंट्री दिखती है जिस पर लाल निशान बना हुआ है। तभी सारी बातें उसके दिमाग में जुड़ने लगती। उसे एहसास होता है कि शायद कैरन को पता चल गया था कि स्कॉट स्कूल के पैसों में घपला कर रहा है। उसने ये बात अपने पति ल्यूक को बताई होगी और शायद ल्यूक ने बताया होगा कि उसका दोस्त एरन एक फेडरल एजेंट है जो सच सामने ला सकता है। इसके बाद कैरन ने अखबार की वो कटिंग रखी होगी जिसमें एरन का नाम था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। अब एरन को यकीन हो जाता है कि शायद असली गुनहगार स्कॉट ही है। वो तुरंत ग्रेग को बताता है और दोनों स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि स्कॉट वहां पर नहीं है। वो जंगल की ओर गया है, हाथ में पेट्रोल और लाइटर लेकर। जिसके बाद वो दोनों उसके पीछे भागते हैं और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि स्कॉट खुद पर पेट्रोल डाल चुका है और सब कुछ खत्म करने वाला है। वो टूटे मन से सब कुछ कबूल कर लेता है। वो कहता है, मुझे जुए की लत लग गई थी, मैंने स्कूल के पैसे चुरा लिए थे। कैरन को सब पता चल गया था। मुझे डर था कि मेरा सच सामने आ जाएगा, मेरी पत्नी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने इसी डर में सबको मार दिया और इल्जाम ल्यूक पर लगा दिया। इतना कहकर वो खुद को आग लगा लेता है। एरन और ग्रेग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वो आग बुझाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान खुद भी वो दोनों झुलस जाते हैं। कुछ देर के बाद तीनों को अस्पताल ले जाया जाता है। ग्रेग की हालत नाजुक है, स्कॉट की पहचान मिट चुकी है और एरन घायल होते हुए भी संभला हुआ है। बाद में एरन सभी को बताता है कि सच्चाई सामने आ चुकी है। ल्यूक निर्दोष था, उसने अपने परिवार को नहीं मारा था। उसी वक्त ल्यूक के माता पिता आते हैं, आंखों में आंसू लेकर, और एरन का धन्यवाद करते हैं कि उसने उनके बेटे का नाम साफ किया है। अब आखिरकार वो मिशन पूरा हो चुका था जिसके लिए एरन इस गांव लौटा था, अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करना और 20 साल पुरानी गुत्थी सुलझाना। एरन वहां से जाने वाला होता है कि पीछे से ग्रेचा उसके पास आती है। एरन तुरंत उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझको माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं। जिस पर ग्रेचा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, तुम्हारा काम ही सच्चाई ढूंढना है, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। जिसके बाद वो धीरे से कहती है कि वो हमेशा से ल्यूक से प्यार करती थी, वो उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन ल्यूक ने कैरन को चुना। बावजूद इसके वो कभी भी उसको भुला नहीं पाई।
दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर एरन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। गांव छोड़ने से पहले एरन एक आखिरी बार एली की फेवरेट जगह उसी पुराने पहाड़ी हाइड आउट पर पहुंचता है, जहां पर वो खामोशी से कुछ फूल रखता है उसकी याद में। तभी उसकी नजर एक पुराने बैग पर पड़ती है जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। वो बैग एली का ही होता है। वो धीरे धीरे उस बैग को खोलता है जिसमें उसे कुछ सामान के साथ एक डायरी मिलती है, जहां डायरी पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें लिखा होता है कि एली बहुत लंबे समय से अंदर से टूटी हुई थी क्योंकि उसका खुद का पिता उसका शोषण किया करता था। एली इस चीज से टूट चुकी थी। इसी दर्द से तंग आकर वो फैसला करती है कि वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएगी, जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। उस रात जब एली आखिरी बार नदी के पास पहुंची थी ताकि भागने से पहले वो एरन से मिल सके, लेकिन तभी उसके पिता को पता चल गया कि एली भागने की कोशिश कर रही। गुस्से में वो नदी की तरफ दौड़ा और वहां उसने अपनी ही बेटी को पकड़कर पानी में डुबा दी। इसी वजह से एली की मौत हुई थी, किसी हादसे से नहीं बल्कि उसके अपने पिता के हाथों। वर्तमान में लौटकर एरन सब समझ जाता है। अब उसे पता चल चुका है कि एली के साथ क्या हुआ था और असली गुनहगार कौन था। भले ही उसे पूरी कहानी का हर हिस्सा ना पता हो, पर इतना जरूर जान गया था कि एली के पिता ही उस दर्द और मौत की वजह थे। वो एली का बैग उठाता है और सूख चुकी नदी के किनारे धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगता है। उसके चेहरे पर अब एक ही भाव है, इंसाफ का। वो जानता है कि अब वक्त आ गया है एली के पिता को उसके किए की सजा देने का, जिसके साथ ये अमेजिंग स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती, जहां आखिरकार सच्चाई सामने आती है और एरन को वो जवाब मिल जाता है जिसकी तलाश उसे 20 साल से थी। सो विद ऑल दैट सेड, आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपके लिए एक और मजेदार कहानी जरूर लेकर आएंगे। टिल देन, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।